गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए कंडक्टर डिस्कस किया था। अब अगर यही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसमें कहीं ना कहीं टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमें वही डिस्कस करना है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम लोग देखना चाहेंगे कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट किस तरह से आएगा, कैसे आएगा। प्रीवियस नॉलेज की जरूरत हम लोगों को है। जब तक प्रीवियस नॉलेज हमारे पास नहीं होगी तो हम ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे। प्रीवियस नॉलेज में दो चीजें हैं। सबसे पहला है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। Here force is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity and current element IL कहिए या IDL कहिए, current element again a vector quantity। ये जो एंगल थीटा है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में है। तो ये फॉर्मूला हमें चाहिए यहाँ पे। पहली तो हमें ये प्रीवियस नॉलेज चाहिए। दूसरी प्रीवियस नॉलेज हमें ये चाहिए कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं और बॉडी हमारी फ्री टू रोटेट होती है, तो हम लोग उस समय नेट फोर्स एक्सपीरियंस ना करके एक टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जांपल हमारे डोर का है। डोर में एक फोर्स हमारा होता है हिंज के ऊपर, दूसरा होता है हैंडल के ऊपर। और अगर मैं हैंडल के ऊपर लगने वाले फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं हिंज से हैंडल के डिस्प्लेसमेंट से, तो टॉर्क यानी कि टर्निंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीजों को क्लब करके हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप। हमें यहां पे लूप की बात करनी है, यानी कंटिन्यूअस करंट हमारी फ्लो हो रही होगी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी हमारे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट होगा और तभी हम लोग टॉर्क की बात कर सकते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर कर लिया गलती से, तो वहां पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं होंगे और फिर हमारा एक नेट फोर्स आएगा, यानी नेट फोर्स नॉन जीरो आएगा। ऐसी स्थिति में टॉर्क का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहां हमारा नेट फोर्स होगा वहां टॉर्क नहीं हो सकता, और जहां टॉर्क होगा वहां नेट फोर्स हमारा जीरो होगा। ऐसा हम लोगों ने 11th में डिस्कस किया था। इसलिए यहां एसेंशियल है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। अब इस सारे डिस्कशन को करने के लिए एक डायग्राम हम लोगों ने यहां पे दे रखा है। पहले मैं ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, देन आफ्टर हम लोग आगे डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। नो डाउट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत हम लोगों को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पड़ती है। देन आफ्टर इसकी जरूरत हम लोगों को एसी ऑल्टरनेटर में पड़ती है। तो इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की ये है कि इस टॉपिक पे बेस्ड अगेन दो टॉपिक हम लोगों को मिलने वाले हैं। एक तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCG, और दूसरा एसी ऑल्टरनेटर। ये दोनों हमें पढ़ने हैं, दोनों ही डिवाइसेस हैं और 100% दोनों डिवाइसेस आपके एग्जाम में आने वाली हैं। तो अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को करने के लिए नो डाउट मेरे को प्री इंफॉर्मेशंस एक तो BIL साइन थीटा की होनी चाहिए, कैसे फोर्स लगता है, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। हालांकि अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारी चीजों को रिवाइज भी करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली टॉर्क कब लगता है, कैसे लगता है। आगे की बात है अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट मैं ये डायग्राम डिस्कस करता हूं। यहां हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये कोई एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंसीडर कर लिया, दूसरी तरफ मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का साउथ पोल कंसीडर कर लिया। ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक हम लोगों को लेना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और होगा जिससे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
प्रेजेंटली हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे भी शो कर रखी है हमने और यहां पे भी कर रखी है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। देन आफ्टर, ये मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप है। मैं इसके आउटलाइंस को दोबारा से बना देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये इस लूप की करंट कैरिंग लूप बोले तो कंटिन्यूअस है, जहां से शुरू किया है वहीं से आपने खत्म करना है। ये मेरा लूप है और लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो भी यहाँ जगह जगह पर मेंशन कर रखी है, तो आपको भी अपने डायग्राम में मेंशन करनी है। अगर डायग्राम में कहीं मिस्टेक आपसे हो गई तो ऑब्वियसली डेरिवेशन में, डायरेक्शंस में प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी। रटना नहीं है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग अपना डेरिवेशन करना है, क्योंकि रटोगे तो पक्का गलती होगी और एग्जामिनर की निगाहें सिर्फ आपकी गलती ढूंढती हैं, आपने सही क्या किया है ये तो उसको एक सेकंड में पता लग जाता है। चलिए, तो ये लूप की बात की और लूप को सपोज मैं नाम देता हूं PQRSP। डायरेक्शन करंट की हमने यहां पे शो करी रखी है। लूप की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोगों ने B मेंशन किया है। दोनों तरफ का लेंथ सेम होगा, इधर भी B होगा, स्मॉल b से डिनोट किया है। और इसका जो ब्रेथ है उसको हम लोगों ने A से डिनोट कर रखा है, ये यहां पे A लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहां और भी देख सकता हूं कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये यहां पर डायरेक्शन में दी हुई है और जो करंट की डायरेक्शन है इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे ये मेंशन कर दिया है। तो डायरेक्शन दोनों के बीच की बड़ा क्लियर सा है कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेकंड वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो अगर मैं यहां कहता हूं एंगल बिटवीन B एंड I, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि B मेरे पास में ये है और I मेरे पास में ये है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, B से एंटी क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन मेरे को देना होगा जो मैंने अभी यहां मेंशन किया है। और अगर मैं कहता हूं एंगल बिटवीन I एंड B, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास जो रिमेनिंग एंगल बच गया ये वाला ये होगा। तो ये कोई नया मैटर नहीं है, पहले से ही हम लोग एंगल्स के बारे में बात करते आए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था एंगल बिटवीन B एंड I का। अब मेरे को यहां पे चार फोर्स निकालने होंगे। सपोज मैं फर्स्ट फोर्स को यहां पे F1 लिखता हूं, सेकंड फोर्स को F2 लिखता हूं, थर्ड फोर्स को F3 लिखता हूं और फोर्थ फोर्स को F4 लिखता हूं। फॉर्मूला जर्नल है सबके लिए, मेरे को BIL sin थीटा ही लगाना है। फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, जो थीटा है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं F1 की बात पहले करना चाहूंगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा। B मेरा एज इट इज रहेगा, I मेरा एज इट इज रहेगा। यहां जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोगों ने B से डिनोट किया है, तो V में राइट हियर B। अब अगर मैं एंगल की बात करना चाहूं किस किस के बीच में, IB जो करंट एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको मैं यहां से देख सकता हूं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट एलिमेंट। तो ये मेरे पास एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री, हेंस I मेरा हियर sin 90। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं F2 की बात करना चाहूंगा, दैट इज BI, लेंथ है ये वाला कितना, A। तो मैंने यहां पे A लिखा, साथ में यहां पे लिखा साइन। अब देखिए इस एंगल को मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी एंगल थीटा चूज कर लिया है, तो I में राइट हियर थीटा। अभी डायरेक्शंस की बात हमने नहीं की है, सिर्फ हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। यहां मैग्नीट्यूड का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे को फोर्स की डायरेक्शन देनी ही है। चाहते हैं तो हम लोग यहां मैग्नीट्यूड का साइन लगा देते हैं, डायरेक्शन अलग से मेंशन कर देंगे। देन आफ्टर मैं F3 की बात करना चाहूंगा, मैग्नीट्यूड की ही बात करना चाहूंगा, दैट इज BIB। अगेन व्हाट अबाउट द थीटा। अगर डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एंगल मेरा ये 270 डिग्री होगा। आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। प्रीवियस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन का फंडा मैं समझा चुका हूं। दैट इज sin 270 डियर स्टूडेंट्स। देन आफ्टर मैं F4 की बात करना चाहूंगा, द सेम थिंग बी देयर, BIA, और ये हो जाएगा sin 180 माइनस थीटा। बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर थीटा है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरे पास 180 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट बच जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बॉदर होने की यहां जरूरत नहीं है।
यहां पे जो मेरे पास डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट है उसको और मैं एक बार देख लूं तो मेरा डेरिवेशन बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। मैं अब डायरेक्शन के लिए अपने पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, तो देखेंगे जरा। सबसे पहले मैं F1 की डायरेक्शन की बात करूं। जैसा कि मुझे पता है जब मैं BIL sin थीटा लगाता हूं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल FBI। तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड अपना पता करना है। तरीका रसगुल्ला खाओ जेब में हाथ रख लो, दूसरा हाथ बच गया आपके पास। FBI फोर्स मुझे पता करना है, B मैग्नेटिक फील्ड है, I ऊपर है। तो देखिए यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो मेरे पास फोर्स F1 है इसकी डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो परपेंडिकुलर इनवर्ड को मैंने माइनस एन कैप कह दिया। आई होप सो आपको F1 की डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी। तो ये फोर्स मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, F2 की डायरेक्शन की। तो अगेन मेरे को FBI लगाना है, F मुझे पता करना है, B मेरे पास है और I ये हो गया। तो फोर्स की डायरेक्शन सपोज ये मेरे पास आ गई। इसी तरह से अगर मैं F3 की डायरेक्शन की बात करूं तो अगेन यही मेरा स्ट्रेच्ड हैंड होगा, दैट इज FBI। B मेरे पास है और I मेरा नीचे है। तो ये फोर्स मेरा परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। तो मैं इस फोर्स को प्लस का एन कैप कह सकता हूं और F3 के आगे मैं यहां पे प्लस का एन कैप लगा दूंगा। स्टूडेंट्स यहां मैंने डायरेक्शंस को लिखा नहीं है बिकॉज ऑफ यहां पे शो कर दिया है। अब इस डायरेक्शन को आप अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। ये वाला आपका बीच का क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अपवर्ड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे लिख सकते हैं, अपवर्ड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे पास आ गया F4। यही कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर लगाया था इसको मैं नीचे लगाऊंगा, इसमें करंट की डायरेक्शन मेरी अपोजिट हो गई। तो ऑब्वियस है ये फोर्स की डायरेक्शन मेरी क्या आएगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन डाउनवर्ड, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन डाउनवर्ड। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन हैं F2 एंड F4 की, ये इक्वल एंड अपोजिट तो हैं लेकिन ये पैरेलल या एंटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अलोंग ये घूम सकती है कॉइल मेरी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो F2 एज वेल एज F4 ये दोनों फोर्सेस मेरे लिए यूजलेस हो गए, इनका कोई यूज नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कोई भी दरवाजा है और आप उसके ऊपर ऐसे करके लटक भी जाएंगे, आदमी अपनी पूरी बॉडी का फोर्स भी उसके ऊपर लगाएंगे तो वो घूमेगा नहीं, वो वहीं की वहीं स्टेबल होगा। उखड़ तो सकता है बिकॉज ऑफ नेट फोर्स आप लगा रहे हैं लेकिन वो घूमेगा नहीं। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर कि जो मेरा F2 फोर्स है और जो मेरा F4 फोर्स है ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट यहां कर दे रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल लग रहे हैं तो ये मेरे लिए यूजलेस है। अब बात करता हूं मैं F1 की और F3 की। तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड मेरे पास FIB sin 270 या sin 90 है, तो sin 90 है ये भी 1 देगा, 270 भी मेरा 1 देगा। तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो F1 F2 का बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा और ये होगा BIB। अब ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स BIB जो लग रहा है ये इस बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है और इस कॉइल का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब अगर मैं F1 की बात कर रहा था तो F1 मेरा यहां लग रहा था जो अंदर की तरफ था और F2 मेरा इसके ऊपर लग रहा था जो बाहर की तरफ था। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू फोर्सेस ये ऐसे करके रोटेट करना शुरू कर देगा और इसी रोटेशनल इफेक्ट को मैं कह रहा हूं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप सो ये सारा सिनेरियो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, आगे कुछ रिजल्ट्स इसके हमारे कैसे आने वाले हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं 1 मिनट का ब्रेक आपको दे रहा हूं और इस ब्रेक में आप जरा इन चारों फोर्सेस और स्पेशली इनकी डायरेक्शंस और फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, ग्रेस्प कर लेंगे। जो भी कुछ मैंने यहां लिखा है उसको अलग फॉर्म में जैसे आपने एग्जाम में लिखना है, वहां मैंने F1 F2 F3 F4 ना लेकर के
लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपका मन है आप एग्जाम में इस तरीके से F1 F2 F3 4 लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने नीचे आगे लिखा हुआ है आपके नोट्स में वैसे लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो अपने नोट्स क्लास के साथ साथ बना सकते हैं या उसी के ऊपर मार्क कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो मैं 1 मिनट का गैप आपको दे रहा हूं, आप इसमें एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ाता हूं और देखते हैं हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। ये डायग्राम देखिए। अब इसी डायग्राम में जो बेसिकली टॉर्क के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है, मैं उसकी बात करूंगा। और बस थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी फॉर्मूले को यूज करना है। देखिए, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स का 11th थोड़ा वीक है, पास तो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है 80% मार्क्स भी आ गए हो। देखो बच्चों, मार्क्स लाना और कंटेंट की ग्रेस्पिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है ना। आईआईटी में सिलेक्शन सबको चाहिए, लेकिन ग्रेस्पिंग करना कोई नहीं चाहता, सबको मार्क्स चाहिए। ले लो मार्क्स। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भैया टॉर्क क्या होता है, क्या टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, वेक्टर नोटेशन क्या है, तो यहां अटक जाओगे। यहां से भी अगर किसी ने धक्का लगा दिया, किसी भी तरीके से आप पास हो गए, तो ग्रेजुएशन में लटक जाओगे। लटकना तो पड़ेगा, अगर आपने आईआईटी में जाना है या आपने नीट करना है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिना किसी टेंशन के सारी चीजें आपकी ग्रेस्पिंग में जानी चाहिए। चलिए, तो टॉर्क की बात हम लोग कर रहे थे, एनी फोर्स ऑफ कपल मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फॉर्मूला है। एनी फोर्स की बात हमने की थी, तो अभी पढ़ा था हमने BIB, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आया था, साइन थीटा साइन 90 दोनों 1 हो गए थे। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसी फिगर को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो देखिए ऐसे लेकर के मैं ये वाला काम करता हूं। सपोज ये वाला, यहां पे एंगल मेरा क्या था, थीटा था। ये फिगर ऊपर देखिए, इसी फिगर को यहां बना दिया है, ऐसे देख लीजिए। ये हमारे पास नीचे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये है A sin थीटा। अगर मेरा यहां एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। मैं फिगर को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, जो मैंने ऊपर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ले लिया। तो यहां पे एंगल मेरा थीटा आया, ये आ गया मेरे पास A sin थीटा। ये फोर्सेस की डायरेक्शन दिखा रखी है, करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, जो ऊपर वाली फिगर है उसी को हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये A हमारे पास हाइपोटेनियस था ऊपर वाली फिगर में, और इसी हाइपोटेनियस के लिए ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आया है क्या, A sin थीटा का। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, यहाँ पे A sin थीटा लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा डेरिवेशन खत्म हो गया। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी तो कुछ नहीं किया, सबने तो बस बातें की हैं। हाँ, बाती बातों में सब कुछ खत्म हो जाता है, यहीं से सारा कुछ हम लोगों को समझना होता है। देखिए, अब बचा क्या मेरे पास, B अपनी जगह पे एज इट इज ठीक है, I मेरे पास अपने आप में ठीक है, B इंटू A, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो क्या होता है, इस पूरे लूप का एरिया होता है डियर स्टूडेंट्स। तो I में राइट हियर कैपिटल A, देन दैट इज साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, I इज ए स्केलर। अब डियर स्टूडेंट्स, साइन भी आ रहा है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस एरिया को एरिया वेक्टर के टर्म्स में ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एरिया वेक्टर के टर्म्स में लिखना होगा। अब मैं इजीली कह पाऊंगा हियर थीटा एंगल। देखिए, ये थीटा ये वाला नहीं है, ये बात फिर ध्यान रखिएगा, ये वाला थीटा नहीं है, इसको मेरे को अलग तरीके से डिफाइन करना होगा। Now here theta is an angle between magnetic field and area vector. अब इस चीज को मैं अगेन इस डायग्राम के ऊपर लेता हूं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, सबको पता है, काफी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये एरिया वेक्टर क्या होगा, देखिए ये जो एरिया हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है, इस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अगर मैं इस एरिया को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता हूं, तो दैट इज एरिया वेक्टर। यानी ये जो एंगल थीटा है,
वो ये मान लीजिए कॉइल है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हुआ। इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में एंगल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करूं तो दिस एंगल इज 90। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? इस चीज को मैं यहां ऐसे समझ सकता हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एरिया है, तो एरिया वेक्टर डियर स्टूडेंट्स ये हो गया, दैट इज एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब देखिए एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 है। अब अगर मेरा ये रोटेट होकर के, टॉर्क है तो रोटेट भी होगा, ये बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये रोटेट होगा, तो ये मान लीजिए ऐसे हो गया। अब अगर मैं देखूंगा तो देखिए एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, नाउ दैट इज 0। अब मैं यहां जाऊंगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल मेरे पास हो गया 180। हैंस भाई यहां जाऊंगा तो अगेन दैट इज 360, व्हाटएवर सो। तो ये इस तरीके से जैसे जैसे मेरी कॉइल रोटेट होगी वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। यहां अगेन मुझे ये समझ लेना है कि ये जो थीटा है ये एरिया वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। ये जो ओरिएंटेशंस मैंने दिखाई थी, जब मेरा थीटा ये 90 है, टॉर्क मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। थीटा मेरा कितना है, 0 है, टॉर्क मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा, या मैं 0 कह सकता हूं इसको। देन आफ्टर थीटा मेरा 270 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम वाला ही होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जब मैं थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री कहूंगा तो अगेन टॉर्क मेरे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा, आई होप सो आपको यहां से ओरिएंटेशन वाइज क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, अगर किसी बॉडी की स्टेबिलिटी की बात मैं करना चाहता हूं, इस रोटेशनल इफेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी की बात करना चाहता हूं, तो व्हेनेवर टॉर्क इज 0 देन इट विल बी इन स्टेबल पोजीशन। और जब टॉर्क मेरा मैक्सिमम है या नॉन जीरो है तो दैट इज अनस्टेबल। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी होगी, 0 है तो स्टेबिलिटी पूरी की पूरी होगी। और अगर कोई भी मेरे पास एंगल थीटा बन रहा है, डेफिनेट वैल्यू का बन रहा है, तो दैट इज अनस्टेबल। तो मैं कब स्टेबल कहूंगा, कब अनस्टेबल कहूंगा, कब मैक्सिमम अनस्टेबल कहूंगा, आई होप सो ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क आप लोग ये बात समझ गए होंगे। यहां से कुछ चीजें और भी मेरे को डिस्कस करनी होंगी डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने यहां पे कहा I इंटू ए, ये जो I इंटू ए का कॉन्सेप्ट है, इस I इंटू ए के कॉन्सेप्ट को मैं नया नाम दे देता हूं, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये I इंटू ए जो है इसको मैं कैपिटल M से डिनोट करूंगा, अगेन दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहूंगा। I इंटू ए पूरे को, वेयर I इज अ करंट एंड A इज अ एरिया वेक्टर, इन दोनों को मिला दिया दैट इज M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मेरा जो टॉर्क का फॉर्मूला है, वो टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज B M sin थीटा। आपने पहले यहां थीटा रखा है तो इसको फाई भी लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एंगल थीटा जो है वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। आप इसको चाहें तो M क्रॉस B भी लिख सकते हैं, दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, ये बात तो क्लियर हो गई, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की बात और हम करना चाहेंगे। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्जेक्टली, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एरिया वेक्टर। यानी अगर मेरा एक प्लेन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसी प्लेन में मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है या एरिया वेक्टर है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, तो जो इस प्लेन के अलावा तीसरा कोऑर्डिनेट बचेगा, तीसरा एक्सिस बचेगा, इट मे बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू सरफेस और मे बी परपेंडिकुलर इनवर्ड टू सरफेस, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इसमें नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा था, उस राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से ही मैं यहां टॉर्क की डायरेक्शन दे सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली torque must be perpendicular to M as well as torque must be perpendicular to magnetic field। यहां पे आपसे 1 मार्क से क्वेश्चन में अगर वो डिस्कस कर ले कि भाई इस एक्सप्रेशन में दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर पेयर्स बनाओ, तो देखो टॉर्क और M
ये दोनों परपेंडिकुलर है, एज वेल एज टॉर्क एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल हो सकता है। इट मे बी 90, 0, 270, 360, 60, 40, 45, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉर्क और एम ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, टॉर्क एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू टॉर्क। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं फिर आपको 1 मिनट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, 1 मिनट में आप इन सारी चीजों को देख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए या अपना डाउट लिख के रख लीजिए और उसकी फोटो क्लिक कीजिए और ऐप के अंदर चैट वाले सेक्शन में आप इसको डाल दीजिए। तो यू विल बी रेस्पॉन्डेड, जितना अर्ली एज पॉसिबल होगा मैं रेस्पॉन्स आपको दे दूंगा। अब ये जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जितना भी आपको समझाया है, उसकी रिटन फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। मैं ब्रीफ कर देता हूं आप लोगों को। ये सब आपने देख ही लिया। अब देखिए लूप की बात की, PQRS हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, A और B इसकी साइड्स बता दी, A into B एरिया हम लोगों ने मेंशन कर दिया। डायरेक्शन की बात की फोर्स की, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दिया था, अभी आपको बता दिया था। ये जितने भी फोर्सेस थे F1, F2, F3, इन सब की डायरेक्शंस को यहाँ बारी बारी करके हमने समझाया हुआ है। फाइनली हम लोग पहुंच गए IBB A sin थीटा, और स्मॉल b एंड स्मॉल a को लेकर के हमने एरिया वेक्टर बना दिया, दैट इज sin थीटा, एंड टॉर्क इक्वल्स टू NIBA sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये n कहां से आ गया, ये बात जरूर आपको हो सकता है नहीं लगी होगी, लेकिन जो कुछ बच्चे थोड़े होशियार हैं, जो कंटिन्यूअसली क्लासेस हमारी ले रहे हैं, उनको ये बात पता है कि भैया ये लूप है, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएं, n हो जाएं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, हम बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बनाते हैं, ये लिखा भी है हमने, तो सिंपली आई में राइट हियर n, तो दैट इज NIBA sin थीटा। अगेन देखिए यहां से मैं b को अलग कर दूं, n ले लूं, I ले लूं, a ले लूं, तो दैट विल बी m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने MB sin थीटा लिखा और इसको वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में m क्रॉस b मेंशन कर दिया। थीटा एंगल अगेन मैं बताना चाहूंगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो नो डाउट डायरेक्शन जो है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग टॉर्क की हम लोग दे सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है उसका हर वर्ड कुछ न कुछ कहता है, हर वर्ड कुछ हमें समझाता है। तो n का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, n की बात भी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और अलग से आप लोगों को m को लिख के दिखा देता हूं। एग्जैक्टली m is equals to NIA, that is m, vector quantity. Here n is pure number, I is a scalar quantity, but area vector is a vector. Hence by the direction of magnetic dipole moment, that is a new quantity. आप लोगों के लिए नई क्वांटिटी आई है, इसलिए मैं इसको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं। यूनिट्स की भी बात कर देते हैं। n की कोई यूनिट नहीं होगी। करंट के लिए एम्पियर आप लोग दोगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर दोगे, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर दैट विल बी द यूनिट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां से इसकी डायमेंशंस भी आप लिख सकते हो। क्या ए एम्पियर के लिए a हो गया और इसके लिए L2 हो गया, तो AL2 दैट इज द डायमेंशन एनालिसिस फॉर व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट, a new quantity introduce magnetic dipole moment। तो देखो बच्चों ये बात हो गई। फिर इसके बाद स्पेशल केसेस की बात हमने बता रखी है। अब इस स्पेशल केस में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप कह रहा है या एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप कह रहा है। क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं कि जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वो सब कुछ ठीक लिखते हैं, लेकिन वो ये कंसीडर नहीं करते कि थीटा बन कहां रहा है। थीटा जो है, अगेन मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूंगा, थीटा निश्चित रूप से किस किस के बीच है, एरिया वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल है थीटा।
तो ये जो प्लेन ऑफ द लूप कहा है, एग्जैक्टली प्लेन ऑफ लूप और एरिया वेक्टर इन दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। एग्जांपल ये आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जैक्टली इट इज अ प्लेन ऑफ लूप, ये प्लेन है लूप का, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर ये होगा। तो देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे इस बात को ध्यान से देख लोगे कि एंगल उसने प्लेन ऑफ द लूप के बीच में दे रखा है या एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दे रखा है। तो यहां जब भी आप मैक्सिमम टॉर्क की बात करोगे, मिनिमम टॉर्क की बात करोगे, तो आपको यह बात ध्यान से देखनी होगी कि हम क्या लिख रहे हैं, आपको उसी चीज को ध्यान में रखना है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो हमें कितना समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें समझ आ गया तो हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल सही होगा, और अगर हमें समझ में नहीं आया तो न्यूमेरिकल में हम गलती करेंगे। अब सब न्यूमेरिकल कराते हैं तो बड़े आसान से लगते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ये भी कहते हो कि सर तो जो है आसान आसान वाले न्यूमेरिकल करा देते हैं, मुश्किल वाले हमारे लिए छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता, कोई आसान नहीं होता। अगर आपको थ्योरी क्लियर है और आप प्रिकॉशन के साथ में न्यूमेरिकल को कर रहे हैं तो हर न्यूमेरिकल बहुत आसान है। आपको जो भी न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल लगता हो मुझे बताइए, वो 1 सेकंड में आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। बस प्रिकॉशंस रखनी है। देखिए न्यूमेरिकल को ध्यान से हमें पहले एक बार रीड करना है। कैलकुलेट द टॉर्क, सबसे पहली बात टॉर्क मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए टॉर्क ये होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब डायरेक्शन भी मुझे देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, कैपिटल एन आप यहां पे 100 लिख लीजिए, ये तो कैलकुलेट करना था तो आप ऐसे करके साइन लगा सकते हैं। इसके बाद में रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपको यहां पे एक लूप अपने दिमाग में कंसीडर कर लेना चाहिए कि भैया इसकी ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, डायरेक्शन उसने दे नहीं रखी तो आप इसमें 10 एम्पियर की करंट भी फ्लो करा लीजिए, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है। प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको जरा ध्यान से देख लेना। हाईलाइट मैंने इसीलिए किया है, विद ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद ए मैग्नेटिक फील्ड, अब ये प्लेन का एंगल है या एरिया वेक्टर का एंगल है, इस बात को ध्यान से देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉट फ्रॉम एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के साथ में अगर मैं एंगल निकालना चाहूंगा तो ऑब्वियसली इट विल बी 90 माइनस 60, मैंने बताया था दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो दैट मस्ट बी 30 डिग्री। तो बच्चों सब कुछ आपके पास में है, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, ये एंगल का कॉन्सेप्ट दिखा दिया 30 डिग्री होगा, ये एरिया निकाल के आपको दिखा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे मेंशन कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मेंशन कर दिया, करंट हमने यहां पे मेंशन कर दिया। जहां तक फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूला हमारे को याद है ही, टॉर्क इक्वल्स टू NIBA sin थीटा। एग्जैक्टली थीटा इज अ एंगल इन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यहां पे कितना है 30 डिग्री है। बस इसी बात पे गलती ज्यादातर बच्चों की होती है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन यहां पे दिया। तो यू हैव टू कंप्यूट द थिंग्स विद प्रिकॉशंस, विद अटेंटिवनेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब किसी बच्चे को sin 30 की वैल्यू याद नहीं है, कोई बच्चा 20 और 40 को मल्टीप्लाई करने के बाद में 800 की जगह पे 80 लिख देता है, तो वो फिजिक्स का स्टूडेंट है ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, वो तो अननेसेसरी पता नहीं क्यों फिजिक्स में आ गया, छोड़नी ही पड़ेगी आज नहीं तो कल। एक एलिमेंट्री जो मिस्टेक्स हैं कि भैया sin 30 की वैल्यू मेरे को नहीं आती, मेरे को मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती है, मेरे को 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर लिखने में दिक्कत है, तो उन बच्चों को फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिजिक्स पढ़ने का कोई राइट उनको नहीं है। अगर फिजिक्स पढ़ना है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, सेंटीमीटर मीटर में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में गलती मेरी ना हो, sin 30 sin 60 की वैल्यू मेरे को याद हो। हाँ, जो चीज 12th की है उसमें मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैंने न्यूमेरिकल के अंदर भी यहां पे मेंशन करके दिया हुआ है आपको, विद ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है वो प्लेन के साथ में एंगल है, एरिया वेक्टर के साथ नहीं है। अगर आपको प्लेन के बीच में एंगल दे रखा है, एरिया वेक्टर के लिए निकालना है, तो सिंपली यू हैव टू 90 माइनस 60। यहां से एक बच्चा पीछे वाला कहता है, ये बैठा है शिल्पा, क्या कहता है, ये कहता है सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यस एब्सोल्युटली, आपने ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही निकाल के देना है। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। आई होप सो आज की क्लास हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे।
अब इसका एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसा मैंने बताया था, दैट इज एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आगे ये न्यूमेरिकल है, इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है। वेबर मीटर मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट होती है, तो मैंने यहाँ वेबर को हाईलाइट किया है इसीलिए कि आपको एक नई यूनिट यहां से आ जाए। आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे, आई होप सो आपका पक्का हो जाएगा। अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।